होती है, ठीक है। सो जो हमारा बेस डायग्राम था कल का, वहीं से शुरू करते हैं। उसका फायदा सिर्फ यही है कि अगर आप नहीं चाहते, समझ के पढ़ना चाहते हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी डू इज वी एंड अप लर्निंग डेफिनेशंस एंड थिंग्स, और जो हमारी समझ में नहीं आती। तो स्पेशली जिनको आगे जाके साइंस वाइंस पढ़नी है, उनको फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कल जो एक घंटे में मैंने एक छोटी सी चीज समझाई थी, वो सिर्फ इतनी थी कि मैं रेफरेंस के लिए वही वाला डायग्राम बना रहा हूँ क्विकली, इधर बना सकते हो। ये हमारा जो डायग्राम हमने रेफरेंस के लिए यूज किया था, ये कल जो यूज किया था वही। रुको यार, एक तो ये एडमिशन देने में आधा टाइम खराब हो जाता है। चलिए, तो ये बेस डायग्राम है जो मैंने कल आपको समझाया था। इतना लंबा टाइम लगा था, अभी दोबारा समझाने में सिर्फ 1 मिनट लगा। इसमें हमने ये पढ़ा था कि इफ लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ मेटल, मेटल का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेटल ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, और भी कोई उसमें भी यही सेम कंडीशन होगी कि इट विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हम ये बात कर रहे थे बस इधर उधर घूमते रहते हैं, और अगर आप उनको एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो भी है वर्क अपनी तरफ से एनर्जी खर्च करते हैं ताकि वो एक दिशा में जाने लग जाए, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो वो प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में मैं आपको कल समझा रहा था कि आपको दोनों जगह पर लेवल्स अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये जो लेवल वर्ड है, पानी का लेवल है, इसलिए मैं अभी लेवल बोल रहा हूँ। इसी चीज को आप आज की क्लास में पढ़ेंगे, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब भी, वैसे तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि इसमें कितनी काबिलियत है, लेकिन साइंस में पोटेंशियल का काफी हद तक मतलब, आप जैसे पानी का लेवल, हाई लेवल, लो लेवल, वैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल कहते हैं, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो बेसिकली आपने दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वो कैसे किया था वो भी मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए लेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल दिए, तो जहां इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिव चार्ज हो गया, जहां से चले गए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। अब आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, आपने जबरदस्ती किसी चीज को यहाँ से लाके यहाँ डाल दिया है। अब दुनिया में तो चीजें न्यूट्रल होती है, आप उनको खराब कर रहे हो। तो खराब कर रहे हो तो वो दोबारा से वापस से सही करने की खुद को कोशिश करेंगी। यहाँ भी सब कुछ न्यूट्रल था, यहाँ भी सब कुछ न्यूट्रल था, लेकिन आपने गड़बड़ कर दी, तो ये दोबारा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मौका मिलेगा तब। आप जैसे पानी भर के कहीं रख दें, अब जब तक आप नल नहीं खोलेंगे तब तक उसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपने भर के रख दिया, पैक कर दिया, तो तब तक रहेगा, वो अनस्टेबल है बेसिकली। आप एक पानी को ग्लास में या टंकी में भर के रखते हो, आप कहोगे सर ये कौन सी अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी तो है, बताइए। पानी तो किसी लेवल के ऊपर रहता ही नहीं है, फैल सकता है उतना फैलता है, ये इसका नेचर है। आप ग्लास में भर के रखते हो, लगानी पड़ती है, आप उसमें होल करके देख लीजिए, सब निकल जाएगा बाहर। तो आप क्रिएट करा, आपने आपने इसको क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर आपने पॉजिटिव कर दिया, यहाँ नेगेटिव कर दिया, यहाँ से भर दिए, तो मौका मिलते ही क्या होगा। अब ये मौका है, ये पाइप है, पाइप में जाने, यहाँ का जो ढेर सारा नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो आगे जाने के लिए इधर वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, क्योंकि वो हिल सकते हैं। ये कल जो मैंने पढ़ाया उसकी समरी है। अब ये नहीं हिल सकते होते, इंसुलेटर होता, आप बीच में लकड़ी का टुकड़ा लगा दीजिए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो एक तरीके से, उसमें कुछ जगह नहीं है जाने की, तो वो ये अपनी जगह पर बैठे बैठे तड़पड़ाते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। यहाँ भी खाली हो गया, यहाँ भी दिक्कत हो रही है, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, कुछ रास्ता नहीं मिलेगा, इंसुलेटर है इसमें। अब आपने कंडक्टर लगा दिया, तो उसमें जो फालतू इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे वो आपका काम हो गया। अब ये इनके ऊपर प्रेशर मारेंगे, ऑपोजिट फोर्स, अट्रैक्शन, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये आगे जाएगा, ये और आगे धक्का मारेगा, और आगे धक्का मारेगा, यहाँ से खींच रहे। ये सब कल मैंने आपको समझाया था। अब ये तो हो गई हमारी आपस की भाषा में, समझ में आ गया हमारे इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको सबसे पहले तो कंडक्टर चाहिए। पहली चीज, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंडक्टर।
और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, पैसे का नहीं, एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। और ये काम कौन करता है उस पर भी मैंने आपको कल लेक्चर दिया था। आप सेल बैटरी लाते हैं, ये काम कौन करेगा? सेल बैटरी लाते हैं, रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी खर्च होती है, डेवलप हो जाता है पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव। या फिर मैं आपको कल और थोड़ा आगे ले गया था कि यही काम और भी तरह से होता है सोलर सेल के अंदर। होती है ये एबिलिटी, अब हर चीज में तो नहीं होती है, लेकिन सोलर सेल में एबिलिटी होती है कि जब उस पर सन की रेज गिरती है तो उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इधर से भाग के इलेक्ट्रॉन उधर इकट्ठे हो जाते हैं, तो जहां से जाते हैं वहां पॉजिटिव बन जाता है, जहां इकट्ठे होते हैं वहां नेगेटिव बनता है, और वो जब गड़बड़ हो गई तो फिर से बैलेंस में आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ भर गए थे वो अपनी जगह जाने के लिए भागते हैं, बस सोलर सेल में बिजली पैदा हो गई। तीसरी चीज मैं आपको बता ही नहीं सकता अभी, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, उससे भी यही होता है। ढंग से पढ़ रहे हो, रट्टा नहीं मार रहे हो, तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए किसी भी हालत में ये स्थिति पैदा होनी ही पड़ेगी, चाहे सेल बैटरी करे चाहे सोलर सेल करे, उसका नाम सेल होता है, बाकी तो क्या होता है, इक्विपमेंट होता है छोटा सा सोलर सेल, या आपका जनरेटर करे, कुछ भी करे, ये कंडीशन क्रिएट होनी ही पड़ेगी। ये आपको मैं आगे आगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब याद दिलाऊंगा, जब मैं आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको याद दिलाऊंगा। ये बात किसी की लंबे समय तक समझ में नहीं आती, उसको याद ही नहीं रहती है, वो रट लेता है कि ये ऐसा होता है, करंट की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक चीज यही है। अब आप इसके चारों ओर रिवॉल्व करके अराउंड चीजों को आप पिरो सकते हैं कि चार्ज क्या है, तो अब अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या है वो भी यही है, करंट क्या है वो भी यही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी यही है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो मैं यहाँ पर अब लिस्ट बना रहा हूँ, और जिनको नहीं समझ में आया वो याद कर लेना, और बाकियों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा रिलेट करके। तो पहली चीज जो हमने कल पढ़ी थी वो थी चार्ज। सिंबल आपको याद करना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और किसी किताब में छोटा क्यों लिखा होता है, किसी में बड़ा क्यों लिखा होता है, इस पे डिस्क्रिपेंसी क्यों हो गया, ठीक है। चार्ज को हाँ बहुत ही हायर क्लासेस में जाके फिर आप चार्ज को समझेंगे कि आखिर होता क्या है चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, नापते कैसे हैं वो कल मैंने आपको समझाया था। चार्ज को आप किसी भी चीज को नापोगे तो उसके लिए होती है, तो चार्ज की यूनिट मैंने कल आपको समझाई। मैं साफ सुथरा लिख रहा हूँ, इसकी फोटोग्राफ खींच के भेज दूंगा, नोट्स भी है उनकी भी भेज दूंगा। यूनिट इज 1 कूलम। क्या बेटा? हाँ मुकुल, मैंने बोला नहीं, और छोटा क्यों लिखा रहता है, अलग अलग किताबों में लिखा रहता है, तो अब मैं जो लिखा हो वो अपन कॉपी कर लेंगे। एक मिनट रुक जा, मुझे बुक दिख रही है, मैं देख देख के बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपकी टेक्स्ट बुक में तो शायद स्मॉल क्यू होना चाहिए, तैयारी कर लेते हैं ना, टेंशन नहीं। कैपिटल क्यू, ठीक है, तो आप कैपिटल क्यू ही चला लो, आपकी टेक्स्ट बुक में कैपिटल क्यू है तो आप कैपिटल क्यू चला लो, किसी दूसरे रेफरेशन में स्मॉल क्यू मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो जब कैपिटल क्यू लिखा है तो आपको चला, तो दिस इज कैपिटल क्यू। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? 1 कूलम। अब जो बच्चे अभी पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ये पहली बार, दूसरी बार, आखिरी बार ये चैप्टर हो रहा है डिटेल में, अब जब भी होगा तो इसका रिवीजन होगा, ठीक है। तो यूनिट जो है वो 1 कूलम। तो जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, देखो बच्चों, जब भी आप कोई नई यूनिट पढ़ते हो तो आपको हमेशा उसकी 1 यूनिट का मतलब पता होना चाहिए। ये मैंने पिछली बार बहुत डिटेल में समझाया था, अब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, हम तो फालतू थे लॉकडाउन में, लेकिन अभी तो अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है पढ़ाई का। सिंपल सी बात है कि आपको अगर लेंथ नापनी है, एक एग्जांपल दिया था मैंने पहले, वो दोबारा दे देता हूँ, आपको लेंथ नापनी है तो आपको पता है लेंथ की, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अगर आपको पता है कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर है तो वो काफी नहीं है, आपको ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि 1 मीटर कितना, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि 1 मीटर कितना होता है, लेट से इतना होता है, ये 1 मीटर है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये 1 मीटर है,
और यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है। तो यूनिट रटने से कुछ नहीं होता है, पता होना चाहिए, साइंस में पता होना चाहिए। वाकई आप कहें सर मेरे को नहीं पता, तो नहीं पता तो नहीं पता, क्या दिक्कत है। तो इसी तरह से अब मास की यूनिट है ग्राम, किलोग्राम। आपको अगर ये पता नहीं है कि 1 किलो कितना होता है, 1 ग्राम कितना होता है, टाइम की यूनिट है 1 सेकंड, 1 घंटा, आपको नहीं पता, तो फिर आपको दुनिया में कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको पता ही नहीं है कि आखिर 1 सेकंड कितना होता है या 1 मिनट कितना होता है, तो आपको कोई बोलेगा भी कि यार मेरे को 10 मिनट का काम है, मैं आ रहा हूँ, तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको जब 1 मिनट नहीं पता तो 10 मिनट आपको कैसे आइडिया लगेगा। तो आइडिया लगाने के लिए एक जो, अब जैसे चार्ज की यूनिट कूलम, तो अब आपको पता तो है कि चार्ज को कूलम, लेकिन यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 2 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, डोंट नो द मीनिंग ऑफ 1 कूलम। तो ये मैंने इसलिए बता दिया अभी, क्योंकि अब जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे उनमें सब में यूनिट आएगी, करंट की यूनिट एम्पियर आएगी, तो आप सबसे पहले ध्यान देना कि एक एम्पियर कितना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट आएगी, तो आप ये ध्यान देना कि एक वोल्ट कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कल मैंने आपको जाते जाते इसका डेरिवेशन समझाया था, वो डेरिवेशन मैं आपको लिखित में भेज दूंगा। अभी हाल फिलहाल मीनिंग डायरेक्टली याद कर लीजिए, मैंने कल निकाल के दिखा दिया था। एक कूलम इज बेसिकली, व्हाट इज 1 कूलम। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 1 कूलम, तो देखिए आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कूलम, मैंने पूछा अरे भाई बताना जरा कूलम, तो आप मुझे जवाब दे दीजिए कि सर कूलम चार्ज की यूनिट होती है, तो आई विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है मुझे पता है कूलम का मतलब चार्ज की यूनिट होती है। लेकिन व्हेन आई विल आस्क यू कि बेटा एक बात बताना कि 1 कूलम कितना होता है, नाउ अगेन यू आर आंसरिंग मी दैट कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो बकवास हो गई। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज 1 कूलम का मतलब, वो तो मुझे पता है चार्ज की यूनिट है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज 1 कूलम, मतलब हाउ मच इज 1 कूलम, मतलब डिफाइन 1 कूलम। तो मुझे ये पता कि आखिर 1 कूलम चार्ज होता क्या है, मुझे दिखा, या तो मुझे ऐसे दिखा कि देखो सर ये रहा 1 कूलम, मुझे ऐसे समझना है कि 1 कूलम मुझे दिखना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए कि आखिर 1 कूलम है कितना। जैसे मुझे 1 किलो समझ में आता है, वैसे मुझे 1 कूलम समझा, उसका मीनिंग क्या है। तो 1 कूलम का मीनिंग है चार्ज ऑन, वैसे तो मैं शॉर्ट में 6 लिख देता हूं, एग्जैक्टली 6.25 इंटू 10 अब आप इमेजिन करिए, अब आप इमेजिन करिए कि एक जगह पर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, मैं लाख करोड़ में भी नहीं बोल सकता, अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर जमा। इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि 6.25 के आगे पॉइंट के आगे 18 जीरो है, वो बड़ा नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मान लो, क्या बोलूं मैं आपको, इस पे बैठे हुए हैं। चलो इस पूरे के ऊपर भीड़ बैठी हुई है, कितनी बड़ी भीड़ है, 10 नहीं, 15 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी नहीं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन इस पे भरे पड़े हैं, जैसे हनी बीज होती है वैसे इमेजिन करो, भरे पड़े हैं। अब वो जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उन पर टोटल चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा। अब एक पर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एक पर, तो इतने सारों पर कितना होगा, तो इतने सारों पर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 1 कूलम। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। व्हेन समबडी सेज आई हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज इन माय पॉकेट, कैन आई शो यू 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अपनी जेब से अभी है ना 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखाएगा मेरे को। अब समझे आप, चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम। अब मैं आपको जो यहां पर मैं आपको हर चीज रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं इसको यहां से रिलेट करता हूं, अब आपको शायद समझ में आ जाएगा। फिर बोल रहा हूं जिनको नहीं समझ में आया वो याद कर लेना, 10वीं तो गुजर जाएगी, कोई टेंशन नहीं। यहां से मैं आपको समझाता हूं, अभी कल तक मैं आपको कैसे समझा रहा था कि देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अबे क्या दिखते हैं इलेक्ट्रॉन जाते हुए, कैन एनीबडी काउंट देम, ये तो समझाने के लिए बोलता है टीचर की इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जा रहे हैं। असलियत जो है वो तुम्हें और 2-4 साल बाद जब आएगा कोर्स में तब समझ में आएगी, 2 साल के अंदर ही एग्जैक्ट असलियत। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि जा रहे हैं, तो कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ना काम करता है। अब आओ साइंस, इलेक्ट्रॉन जा रहे नहीं, कितने 100-50 ऐसे थोड़ा ना काउंटिंग होती है। अब आपको इंफॉर्मेशन देता हूं मैं कि यहां से 5 कूलम चार्ज आ रहा है,
5 कूलम। अब जिसको पता ही नहीं है, रट्टा है, वो कहेगा हाँ हाँ सर 5 कूलम चार्ज आ रहा है। और जिसको समझ में आता है वो इमेजिन कर पाएगा, क्योंकि उसको 1 कूलम का मतलब पता है। उसको पता है कि 1 कूलम का मतलब होता है इतने सारे। तो 5 कूलम का मतलब क्या है, दिस इन सिंपल यूनिटरी मेथड, इतना तो समझते हैं। 1 कूलम का मतलब है इतना। 1 डजन का मतलब होता है, मम्मी ने कहा 3 डजन एप्पल लिया, तो क्या दिमाग लगाना पड़ता है क्या, 1 में 12 तो 3 में 3 इंटू 12, तो 1 में इतने तो 5 में 5 इंटू इतने, 5 6 जा, एक बार 6 इमेजिन कर लो। तो 5 कूलम चार्ज आ रहा है, तो जो समझदार है वो इमेजिन कर लेगा कि 5 कूलम मतलब इसका 5 गुना, 5 6 जा 30 सर, 30 इंटू 10 टू दी सर, और ज्यादा हो गए ये तो, जब 5 गुना हो गया, पहले तो इतने सारे थे, अभी इसके भी 5 गुना है। आप समझ गए क्या? तो when somebody says you कि there is 5 coulomb charge here or flowing or sitting or moving, कुछ भी, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि हाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे जा रहे हैं, उनको सर बोल रहे हैं कि 5 कूलम चार्ज आ रहा है। ठीक है। सेकंड, करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल इज आई, नोबडी कैन हेल्प यू। कहां से निकाला है, किसी दूसरी भाषा में कुछ नाम रखा होगा, उसका पहला अल्फाबेट होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट आई। इलेक्ट्रिक करंट आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट तो आप पढ़ा चुके हो, देखिए मैं जो आपको पढ़ा चुका हूं वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी। when these charges flow, the phenomena which is happening is electricity, current electricity, the flowing charges is current electricity। रुकी हुई को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे कोर्स में है नहीं। तो चलती हुई जो है ये है फिनोमिना, इस फिनोमिना का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक करंट। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये तो फिनोमिना है जो हो रहा है, इसका मेजरमेंट करंट का, जब अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो इसका मतलब कितना है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब उसका मेजरमेंट कितना है। तो वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको अगेन फॉर्मूला भी लिख के दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं। समझदार बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चीज ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि 5 कूलम चार्ज जा रहा है, अच्छी बात है, जा रहा है। अब इसको जाने में समय लग रहा है 2 सेकंड, इसको जाने में समय लग रहा है 2 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना लगा, 2 सेकंड में 5 कूलम जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना लगा 2.5, सॉरी 2 सेकंड में 5 कूलम चार्ज जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है 2.5 कूलम्स। तो पर सेकंड की रफ्तार, रफ्तार 5 कूलम जा रहा है, ये कोई रफ्तार नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है। 5 कूलम जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है, क्या वो धीरे 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 जा रहा है, आप इसको देख रहे हैं स्लो मोशन में, आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, तो भी 5 कूलम है। 5000 लोग आपकी आंखों के सामने से गए, चलते हुए गए तो भी 5000 गए, भागते हुए गए तो भी 5000 लोग गए, और इतना धीरे गए कि उनको निकलने में 2 दिन लग गए तो भी 5000 लोग गए। तो 5000 तो लोग ही रहेंगे, जैसे 5 कूलम 5 कूलम। जो चलते हुए गए थे उनकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, स्पीड चलने की। जो भागते हुए गए वो ज्यादा रफ्तार से आपकी आंखों के सामने से निकल गए, और जो धीरे धीरे गए वो बहुत ही धीरे धीरे गए। तो वो रफ्तार जो फर्क है, तो वो जो लोग जा रहे हैं वो तो चार्ज है, टोटल नंबर 5000 जा रहे हैं वो तो चार्ज है, और पर सेकंड के अंदर आपकी आंखों के सामने से कितने निकल गए वो करंट है, उनके चलने की, उनके भागने की रफ्तार। तो रफ्तार हमेशा आपको पता है टाइम से डिवाइड करने पर ही निकलती है। आपकी गाड़ी की, आपके चलने की रफ्तार भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही निकलती है। तो वो जो रफ्तार है, द रेट एट विच, अब देखिए समझ में आ रहा है तो डेफिनेशन अपने आप मुंह से निकलेगी, मैं कोई डेफिनेशन थोड़ा ना रटा रहा हूं। रफ्तार किसकी, चार्ज के भागने की। सो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव थ्रू अ कंडक्टर, पास थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो रटने की तो कोई जरूरत है नहीं।
सो अब फॉर्मूला तो बन गया ना, फॉर्मूला तो पहले ही बन गया। करंट कैसे निकला आप बताइए? 5 को 2 से डिवाइड करके निकला 2.5 कूलम पर सेकंड। तो बस करंट का फॉर्मूला ये रहा, 2.5 कूलम पर सेकंड। करंट निकालने के लिए चार्ज को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। दुनिया में किसी भी चीज की रफ्तार को निकालने के लिए उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो करंट क्या रफ्तार है चार्ज के बहने की। अगेन 2 ऑप्शंस याद कर लीजिए, समझ के आ रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। ये हो गया आपका करंट। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डेफिनेशन और फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और डेफिनेशन ऑफ यूनिट। ये सिर्फ जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते हैं वही लोग याद करते हैं, जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं होता है उनको ये चारों चीजें रटनी पड़ती हैं। और समझदार बच्चों को यूजुअली ये रटनी नहीं पड़ती है, रेयरली रटनी पड़ती है जब जरूरत पड़ती है, वरना रटनी नहीं पड़ती है। मैं कैसे अपनी बात को अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले फॉर्मूला और डेफिनेशन की बात करें तो अगर आपको नॉलेज है तो आपको फॉर्मूला और डेफिनेशन दोनों एक साथ आ गए। ये रहा फॉर्मूला और फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना लीजिए। नीचे टाइम आया है तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ या तो रेट लिखिए या मत लिखिए रेट। आपका डेफिनेशन बनाना है तो डेफिनेशन भी आपके सामने लिखिए। फॉर्मूले और डेफिनेशन में एक ही फर्क होता है, फॉर्मूला शॉर्टकट होता है, डेफिनेशन उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है। जैसे आप मैथ्स में करते हैं इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते हैं, वही वही चीज साइंस के अंदर होती है। ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले को इंग्लिश में लिख दो। तो इंग्लिश में लिखने के लिए इतनी सी अकल चाहिए कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये जितनी भी क्वांटिटी होगी वो जब टाइम से डिवाइड होगी तो पक्का है कि टाइम डिवाइड होके नीचे हमेशा क्या आता है देख लीजिए, 1 आता है या नहीं आता देख लीजिए। आप खुद का डिस्टेंस भी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे तो नीचे तो 1 ही आएगा। आप 100 किलोमीटर गए 2 घंटे में तो 100/2 50 किलोमीटर पर आवर, नीचे तो पर ही आता है, हमेशा 1 ही आता है। बस यही इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज करंट? द टोटल चार्ज। ऊपर की वैल्यू हमेशा टोटल आती है कि कितना है और नीचे की हमेशा 1 आती है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ऑप्शन खुला है। तो डेफिनेशन और ये दोनों चीजें समझ में आ गई। साथ साथ में आपको छोटा मोटा मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बता दिया और इसी इसी न्यूमेरिकल को और बड़ा कर देता हूँ। व्हाट इज क्यू? थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेम कर रहा हूँ। टाइम 2 सेकेंड, क्यू है 5 कूलम और हमें 5 कूलम से क्या समझ में आया था याद करिए। हमें समझ में आया था कि 5 कूलम से हम निकाल सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम का मतलब होता है इतना, तो 5 कूलम का मतलब है 5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ाई साथ साथ चल रही है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल साथ साथ चल रहे हैं। व्हाट इज चार्ज? टोटल जो भी जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक में इतने होते हैं तो 5 में इतने होते हैं। कितनी देर में जा रहे हैं? 2 सेकंड में जा रहे हैं। 2 सेकंड में 5 जा रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं? 2.5 जा रहे हैं। वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ये साथ साथ चल रहा है, ठीक है। सो नाउ ये हो गया आपका फॉर्मूला। डेफिनेशन में लिखूंगा नहीं क्योंकि आप, मैं उम्मीद करता हूँ खुद बना लेंगे, नहीं तो किताबें सबके पास में है, ठीक है। फिर यूनिट। यूनिट, अब यूनिट तब याद करते हैं जब हमारे पास में कोई सपोर्टिंग एक्सप्रेशन ना हो। आप बताइए, कूलम की यूनिट मैंने बोला ना आपको याद करने के लिए कि कूलम है, मैंने बोला कूलम है, मैंने कोई आपको उसका कोई सपोर्ट में कुछ नहीं बताया क्योंकि ये तो याद ही करनी है। अब डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है। टाइम की यूनिट सेकंड नहीं होती, थर्ड होती तो आप क्या कर लेते? जोक भी है मगर समझने वाली बात भी है। धीमान दे 1 मिनट। अब ये थोड़ा बहुत समझ में आया मेरे? नहीं, ये फाउंडर वाउंडर का नाम कोई नहीं आया और आ गया तो किताब में वो तो पढ़ लेना बेटा। देख, मेरी जीके बहुत कमजोर है, मेरे को नहीं पता कौन किसका फाउंडर है। किताब में कहीं किसी का नाम लिखा हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा था आपसे, अब टाइम की यूनिट सेकंड है तो मैंने जोक मारा कि अब सेकंड नहीं होती थर्ड होती तो आप क्या कर लेते? अब रखने वाले ने सेकंड रख दिया, उसका मन हुआ होगा कुछ सेकंड रखने का, नहीं तो वो थर्ड रख देता। तो आज आप एक दूसरे से बातें कर रहे होते सेकंड की जगह कि जरा 2 थर्ड रुक में आया, अभी बोलते 2 सेकंड रुक में आया, अब 2 थर्ड रुक में आया। याद ही करना पड़ेगा ना यार, इसमें सर क्या कर लेंगे। लेकिन व्हेन यू हैव द सपोर्टिंग फॉर्मूला,
करंट क्या है? करंट चार्ज और टाइम पर डिपेंडेंट है। चार्ज किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, मस्त था अकेला, तो आपको याद करना पड़ा। अब करंट तो चार्ज और टाइम पर डिपेंडेंट है, तो करंट की यूनिट भी चार्ज और टाइम पर डिपेंडेंट होगी ही होगी। और आपको जहां तक मुझे ध्यान है, शायद 11th क्लास के अंदर ही मैंने, जब से मैंने खुद ने पढ़ी थी 11th क्लास, उसके बाद में मुझे ज्यादा मौका मिला नहीं, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है कि 11th क्लास में ही वो चैप्टर आएगा जिसमें स्पेसिफिकली आपको यूनिट्स बनाना ही सिखाया जाए। कोई सीनियर हो अपना तो उससे पूछना कि यार वो यूनिट्स बनाते हैं ना, वो कौन से, तो शायद 11th में ही आएगा, क्योंकि फिजिक्स तो 11th से स्टार्ट हो जाती है अच्छे लेवल की। तो उसमें आपको क्या सिखाएंगे, क्या सीखोगे आप? अब नया तो बच्चा तो घबरा जाएगा उसको देख के, और जो समझदार है, आप बताओ, ये काम कोई आज थोड़ा सिखा रहा हूँ, ये काम तो आप बचपन से करते हैं। मैंने पिछली बार पूरा इसका एग्जाम्पल किया था। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड की यूनिट तुमने बचपन से ऐसे ही बनाई है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। बोलो बनाई है या नहीं बनाई है, सोच के देखो। तो अब क्या नया हो गया? आपको किसकी यूनिट बनानी है? करंट की। यूनिट ऑफ करंट, आपको यूनिट ऑफ करंट बनानी है। तो जो चार्ज और टाइम की यूनिट है, वही चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्स। अभी भी पढ़ के आए। नीचे टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकंड। स्पीड यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और ये आपके सामने लिखी हुई है। अब इसमें मैंने क्या नया चमत्कार कर दिया? करंट के फॉर्मूले में ऊपर डाला 5 कूलम, नीचे डाला 2 सेकंड, तो आंसर में नहीं आएगा ना, और क्या आएगा? अरे कूलम को सेकंड से डिवाइड करोगे तो किलो पर सेकंड थोड़ा ना आएगा, कूलम पर सेकंड ही आएगा। तो करंट की यूनिट होगी कूलम पर सेकंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ अगेन इट्स अप टू यू, आप इसको रटना चाहते हो, और रटने से कभी काम हो ही नहीं सकता, ये और लिख के ले लो। तो मैं बोलता जरूर हूं 2 ऑप्शन, यू हैव ओनली 1 ऑप्शन, कूलम पर सेकंड। अब कूलम पर सेकंड हो गई करंट की यूनिट। आप कहोगे नहीं नहीं सर एम्पियर होती है, तो भाई अब किसी को कूलम पर सेकंड सुनने में अच्छा नहीं लगा, बोलने में तकलीफ हुई, लिखने में तकलीफ हुई, या जैसा अभी धीमान कह रहा था फाउंडर्स, तो जैसे जैसे साइंटिस्ट पढ़ाई करते गए, आगे बढ़ाते गए, तो अपने नाम का ठप्पा दुनिया के ऊपर छोड़ने के लिए, तो उनको पता है हम तो निकाल निकोल के चले जाएंगे, लोग मजे लेते रहेंगे, याद कोई नहीं रखेगा। समझदार थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने अपने नाम के सरनेम जोड़ना चालू कर दिए। अब कूलम पर सेकंड जो है, उसको नया नाम दे दिया। अब मीटर पर सेकंड को किसी ने नहीं दिया, तो तुम आज भी बोलते हो मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, मेरी गाड़ी चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर, किसी ने नाम दिया ही नहीं बेचारों को। इनको नाम दे दिया। तो कूलम पर सेकंड को नाम क्या दे दिया? एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म। अब उसका सरनेम एम्पियर था, तो उसने एम्पियर नाम दे दिया। अब उसका सरनेम वेम्पायर होता, तो वो तुम बोल रहे होते आज 15 एम्पियर, 15 वेम्पायर की लाइन आ रही है मेरे यहाँ, बोल रहे होते, क्योंकि ये तो नाम है। अब जैसे याद करने की बात आती है, तो याद करना है तो ये करो कि 1 कूलम पर सेकंड को वो लोग क्या नाम देखेगा। तो यूनिट तो कूलम पर सेकंड ही रहेगी, बट दुनिया में कूलम पर सेकंड बड़ा नाम होने की वजह से हटा के एम्पियर का ठप्पा चिपका दिया। तो 1 एम्पियर और 1 कूलम पर सेकंड तो एक ही बात, नाम। 1 कूलम पर सेकंड इज 1 एम्पियर। यहां तक कोई परेशानी मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। सो अगेन देखिए, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन आप देख के बोल सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, और नीचे पर यूनिट टाइम इज करंट। फॉर्मूला आपके सामने है ही, फॉर्मूले से ही आपकी यूनिट बन गई, क्यू की यूनिट डालो, टाइम की यूनिट डालो, तो करंट की यूनिट बन जाती है। अब लास्ट काम आता है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। डेफिनेशन ऑफ यूनिट क्यों जरूरी है वो मैं आपको यहां बहुत समझा चुका हूं। अब यहां पर करंट की यूनिट आ गई एम्पियर। तो अगेन देयर आर 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज एम्पियर एंड व्हाट इज 1 एम्पियर। नाउ व्हाट इज एम्पियर? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर क्या है? करंट की यूनिट है साहब। 1 एम्पियर क्या है? तो व्हेन समबडी आस्क यू 1 एम्पियर, तो वो ऑलरेडी जानता है कि एम्पियर करंट की यूनिट है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि आखिर 1 एम्पियर क्या होता है, मतलब 1 एम्पियर करंट कितना होता है, मुझे लगा के दिखा। कूलम कितना होता है, तो आपने दिखा दिया कि देख इतने सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये है 1 कूलम, तो आपको 5 कूलम भी समझ में आ गया। अब ऐसे ही 1 एम्पियर करंट पूछा उसने कि ठीक है करंट तो एम्पियर में नापते तो है, लेकिन आखिर 1 एम्पियर करंट होता कितना है?
तो या तो तार ले जाओ, छील के उसके हाथ पे लगा दो कि देख आया मजा, ये होता है 1 एम्पियर। अब ये तो कोई तरीका नहीं है, तो आप कैसे समझाएंगे 1 एम्पियर क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो वो भी आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। देखिए ये आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। सेम फॉर्मूला अंग्रेजी में बोल दीजिए, ये रहा यूनिट का फॉर्मूला, इसको भी अंग्रेजी में बोल दीजिए। अब इसमें तो फिर भी बुद्धि लगानी पड़ती है कि यार ऊपर टोटल बोलना है, नीचे 1 बोलना है, या तो बुद्धि नहीं लगानी है, या तो 1 एम्पियर का मतलब लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलना है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज 1 एम्पियर। इसको अंग्रेजी में बोलना है कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा है तो उस करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। लीजिए हो गई आपकी डेफिनेशन पूरी। अब रटते रहिए, आपको मर्जी है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अब इतना तो बोलोगे ना यार, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे इज फ्लोइंग थ्रू अ ड्रेन, नाले में से जा रहा है, वहां थोड़ा जाएगा। कंडक्टर तो तार में से, कंडक्टर में से ही जाएगा ना करंट। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन यू कैन इमेजिन, किसी को छू के झटका लगाने की जरूरत नहीं है। आप दिखा सकते हो कि देख ध्यान रख, सामने ये तार है ना, देख ध्यान रख, मैं घड़ी में गिन रहा हूँ 1 सेकेंड गया, कितना गया 1 कूलम, निकल गए क्या 6.25 इंटू 10⁻⁸, कितनी देर लगी उनको निकलने में 1 सेकेंड। देख इसको कहते हैं 1 एम्पियर। आप समझा सकते हो किसी को 1 एम्पियर। ये इसके साथ में देखिए सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। उल्टा समझा रहा हूँ, पहले ये पढ़ते हैं लोग, उसके बाद में यहाँ तक पहुंचते हैं। मैं आपको पहले यहाँ समझा रहा हूँ, उससे आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। तो ये एक बार को तो मैं इसकी थोड़ा सा मिटाऊंगा, जगह चाहिए मेरे को, तो इसकी मैं एक फोटोग्राफ खींच लेता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको थर्ड टर्म समझाता हूँ। इसको लिखा रहने देते हैं, नहीं मिटा देते, रुकिए जरा। मेरे पास बच्चों इसके नोट्स लिखे हुए हैं, लेकिन वही नोट्स हैं जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन जो आपने आज पढ़ा, पिछली बार पढ़ाया था, उसकी फोटोग्राफ्स भी मैंने आज निकाल निकाल के सेव करी है ग्रुप के अंदर से। लेकिन जो आज आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह से पढ़ रहे हैं, वो आपको मैं अगर एज इट इज करके भेजूंगा तो शायद आप उससे जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। जबकि 100% ये की ये चीजें मेरे पास अप्रैल मई की पड़ी हुई है, यहीं से बोर्ड से खींची हुई, वो मैं आज बैठ के सेव कर रहा था, क्योंकि ढूंढनी पड़ती है तुम्हारे ग्रुप में, पुराना जाना पड़ता है, पता नहीं कहाँ पढ़ाया था, उससे मैं निकालता हूँ बोर्ड की फोटोग्राफ्स, और मेरे पास नोट्स भी रखे हुए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपको ये भेजूंगा तो आप जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लोगे। तो देख लीजिएगा, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर और नोट्स चाहिए, तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स तो बने बनाए हैं, मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी है, उसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है। इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको जल्दी समझ में आएगा। अब नोट्स में कोई एग्जाम्पल थोड़ा लिखे होते हैं, नोट्स में तो ये सब लिखा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वांटिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस। सिंबल वी है, डोंट आस्क मी व्हाई, याद करना है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। समझा मैं आपको देता हूं, ऑलरेडी मैं यहाँ पर वैसे आपको सब समझा चुका हूँ, बस अब उसको मुझे लपेट लपेट के यहाँ पर आपको दिखाना है, एंड यू विल बिलीव इट कि हाँ सर ये तो आप पहले बता चुके हो। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से, जो फॉर्मूला और डेफिनेशन में बता रहा हूँ वो भी समझाऊंगा अभी, उस तरह से ना समझना चाहे, डायरेक्टली आप समझना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कल देखिए, कल क्या था कि यहाँ पर पानी के टैंक थे, ठीक है, एक का था हाई लेवल, एक का था लो लेवल। तो मैं जान पूछ के आपके दिमाग में बार बार वर्ड डाल रहा था कि देखिए लेवल में डिफरेंस है, लेवल में डिफरेंस है।
याद होगा आपको, बराबर है तो कुछ नहीं होता पानी का लेवल, लेकिन एक टैंक में ज्यादा और एक में कम, हाई लेवल लो लेवल, देयर इज अ डिफरेंस, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. So for the water to flow, or for the heat to flow from your coffee cup to your room, or from your room to your cold drink glass, there needs to be a difference. Otherwise, nothing will happen. कोल्ड ड्रिंक और कमरा एक टेम्परेचर पे है, कुछ नहीं होगा. चाय और कमरा 1 डिग्री पर है, कुछ नहीं होगा. आप चाय का कप लेके रेगिस्तान में बैठ जाइए, गर्म ही रहेगी, और ज्यादा गर्म हो जाएगी. समझ गए? तो डिफरेंस होना चाहिए, फ्लो होगा. ये बात मैं आपको कल समझा चुका हूँ. अब बच्चों, उसी चीज को मैं आपको यहाँ पर भी समझा चुका हूँ. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. और मैंने आज क्लास में आते ही आपके दिमाग में एक वर्ड और बजा दिया था, पोटेंशियल. बोला, जिसको आप नॉर्मल लेवल बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल बोलते हैं. आम भाषा में हम पोटेंशियल को अपना कैलिबर समझते हैं, हम बोलते हैं इसमें ज्यादा पोटेंशियल. जो बराबर कैलिबर के बच्चे होंगे, हम कहेंगे यार बोथ हैव द सेम पोटेंशियल, ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, दोनों में बराबर. बोलते हैं ना, कम ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एक घर में 2 बच्चे होते हैं, उनके लिए कहते हैं यार इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. इतना नहीं है, होता है. समझते हैं आप लोग? व्हेन देयर इज इक्वल पोटेंशियल, इज नथिंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां पर अगर आप जिसको आप कल लेवल बोल रहे थे, उसको आज आप अगर पोटेंशियल बोल के समझने की कोशिश करें, तो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, और दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है. इसीलिए चार्ज बह रहा है, नहीं तो नहीं बहता. और इसी पोटेंशियल्स के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. अब इसमें फॉर्मूला कोई नहीं है, ये मीनिंग है. ये जो लेवल्स में डिफरेंस है, क्योंकि इनका और इनका पोटेंशियल अलग है, दैट डिफरेंस व्हिच इज द रीजन फॉर द चार्ज टू फ्लो, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. और जब हम कल पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे कि लेवल जब पानी बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा. सेम चीज वहां पर है. जैसे जैसे यहाँ पर जो भीड़ है इलेक्ट्रॉन्स की, वो खत्म होती जाएगी, और यहाँ पर जो डेफिशिएंसी थी, क्योंकि आपने यहां से निकाल के यहाँ डाल दिए थे, तो या तो डेफिशिएंट थे और यहाँ पर एक्स्ट्रा थे, तो यहाँ तो कम होते जाएंगे. और ये भीड़ इसमें गिरती जाएगी तो इसका डेफिशिएंसी कम होती जाएगी, नॉर्मल पे आता जाएगा. और ये एबनॉर्मल कर रखा था आपने, भर रखा था, ये दोबारा से नॉर्मल पे आएगा. तो दोनों के लेवल, यानी कि दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, और दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए, जैसे पानी का लेवल बराबर हुआ था, तो चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा. फिर मैंने आपको समझाया था कि इसको ऊपर नीचे रखना पड़ता है, नहीं तो आपका खत्म काम. अब ऊपर नीचे कौन रखता है? बैटरी रखती है. वो बैटरी इनको नीचे आने ही नहीं देती है, वो और केमिकल रिएक्शन ठोकती जाती है. जब तक उसमें केमिकल भरे हुए हैं, वो रिएक्शन करती जाती है, और वो इसको हमेशा हाई पोटेंशियल पे और इसको हमेशा लो पोटेंशियल के ऊपर रखती है. और इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है. दैट डिफरेंस, ये मीनिंग है बच्चों. ये मेरे ख्याल से तो बुक के अंदर भी नहीं बोला होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग अगर आप समझने की कोशिश करें कोर में जाके कि सर मतलब क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसको फॉर्मूले में या डेफिनेशन में कैसे समझाते हैं वो आप देख लीजिए. अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मेंटेन करना है, उसके लिए आपको कल अपन क्या पढ़ रहे थे कि वर्क करना पड़ेगा. हर चीज में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आज भी बोला था मैं जब रिवाइज कर रहा था कि ये अपने आप तो हो नहीं गया, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेहनत का मतलब भाई साइंस में होता है वर्क या एनर्जी. वर्क एनर्जी दोनों एक ही होते हैं, आपको पता है, जूल में नापते हैं. तो अब अपन यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं. यहाँ पढ़ाने की बजाय मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ ना. अब सब 5 कूलम चार्ज गया, 2 सेकंड में गया, तो उससे हमें क्या क्या पता लग गया कि अमाउंट कितना गया इलेक्ट्रॉन्स का. समझदार है हम, इसलिए हमें समझ में आ गया. और 5 कूलम 2 सेकंड में गया तो स्पीड थी 2.5 कूलम पर सेकंड. वो करंट होता है, हमारी समझ में आ गया अगेन, क्योंकि हम समझदार हैं. अब एक बात बताइए, ये यहाँ से ये जो गया, उसके पीछे जो आपका एनर्जी जो खर्च हुई, जो वर्क किया आपने, वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि गया. वो तो ठीक है, रफ्तार भी ठीक है, करंट भी ठीक है, अरे ये करा किसने, मेहनत कितनी करी होगी, उस पर खर्चा कितना हुआ, तो वो खर्चा लिखाता हूं मैं आपको. इसको यहां से यहां तक भेजने के लिए मेरी मेहनत लग गई, मेरी या बैटरी की या सोलर सेल की
या आप पढ़ोगे अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जनरेटर, जिसकी भी मेहनत लगी, किसी की तो लगी बेचारे की, क्योंकि ये अपने आप तो होगा नहीं, ये तो मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होता। उसके लिए जो खर्च हुई एनर्जी, लेट्स से 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल खर्चा लगा मेरा। कल मैं पढ़ा था ना, बकेट उठाई डाल दी, तो भाई बकेट उठाने में मस्कुलर एनर्जी लगी होगी, ताकत लगी होगी मेरे, मैंने उठाया होगा फिर डाला होगा, एंड इन द मीन टाइम आई डिड अ वर्क ऑफ 100 joules, I lost my energy, 100 joules of my precious energy, और उसकी वजह से ये काम चल रहा है क्योंकि मैंने खर्चा किया। तो मेरी 100 जूल की मेहनत कितनी सफल हुई? मेरी 100 जूल की मेहनत से 5 कूलम चार्ज चले गया। मेरी 100 जूल की मेहनत से मतलब 5 कूलम ही हिले, ये तो स्टोरी हो गई। तो मतलब 1 कूलम खर्चा किया होगा, 5 कूलम, 5, आप इमेजिन कर लीजिए, 5 पत्थर उठाए मैंने, 5 पत्थर उठा के मैं वहां से वहां ले गया। लास्ट में कैलकुलेट करा तो मेरे 100 जूल खर्च हो चुके थे। मतलब मैंने अंदाजे से एक पत्थर पे कितना खर्च किया होगा, 20 जूल किया होगा। तो सेम वही चीज है जो करंट के साथ में थी, टोटल चार्ज जा रहा है वो तो चार्ज है, और एक सेकंड में कितना जा रहा है वो करंट है। आपने टोटल वर्क कितना किया, वो तो 100 जूल है, उससे 5 कूलम चले गया। आपने एक एक कूलम के लिए कितनी मेहनत करी, कूलम के लिए आपने कितनी मेहनत करी, निकाले। अब यूनिटरी मेथड आता है या नहीं आता? अभी मैं पूछता 5 चॉकलेट 100 रुपए की आती है और एक चॉकलेट कितने की आती है, तो तुम्हारे तुरंत जवाब आ जाता 20 रुपए। वही सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ, 5 कूलम के लिए 100 जूल की मेहनत करी, तो एक कूलम के लिए कितने की करी, 20 की करी, करी या नहीं करी? तो यानी कि जूल, ये एक की निकाल रहा हूं अब मैं यूनिटरी मेथड चॉकलेट का, ये सी फॉर चॉकलेट, 5 चॉकलेट, अभी जल्दी समझ में आएगा। 5,000 रुपए, 100 रुपए, एक चॉकलेट कितने की, 100 बाय 5, 20 जूल पर कूलम। सही है क्या? ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल वर्क तो टोटल वर्क होता है, मगर एक एक कूलम के लिए आप जितना खर्चा करते हो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला में रटा नहीं रहा, फॉर्मूला आपके सामने ही बन गया। आप बताओ चॉकलेट से कैसे निकालते हैं, वैसे ही निकाला मैंने। 5 कूलम 100 जूल, तो एक कूलम में कितना, 100 बाय 5, यानी कि वर्क को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ऑब्वियसली आपको पता करना है कि एक कूलम के लिए कितना खर्चा हुआ, तो आप टोटल वर्क को टोटल 4 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, V is W अपॉन Q। फिर देखिए रिवर्स पढ़ाई, समझदारी वाली पढ़ाई। पहले मैंने आपको यहां दिखा दी तस्वीर पूरी, दिख गई ना आपको तस्वीर की, एक एक कूलम के लिए। मैंने आपको रटाया नहीं, मैंने आपको पहले डेफिनेशन, मैं चाहता था डेफिनेशन भी बोल सकता था, डेफिनेशन क्या है, यही तो डेफिनेशन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यही तो डेफिनेशन है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी वन पत्थर, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम हेयर टू देयर। यही सिखाया ना मैंने आपको, एक कूलम को उठाने के लिए आप कितना काम कर रहे हो यहां से वहां तक ले जाने के लिए। अरे भाई उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई, फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला पता था नहीं, न्यूमेरिकल हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड कर लीजिए, और ये रही आपके सामने डेफिनेशन। वही पहले की तरह से, नीचे वाली चीज हमेशा क्या होती है, पर यूनिट एक हो जाती है, ऊपर की हमेशा टोटल रहती है। देखिए ना आपके सामने, मैं कुछ भी रटाना नहीं चाहता आपको, 20 जूल पर कूलम, नीचे तो 1 कूलम और ऊपर 20 जूल। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, द टोटल वर्क डन, ऊपर टोटल, टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लीजिए वही 4 चीजें, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डेफिनेशन ऑफ यूनिट। फॉर्मूला आपके सामने है, डेफिनेशन समझदार है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस रीडिंग जरूर मारिएगा। मुझे तब थोड़ा सा लगता है कि मैं बच्चों की ओवर जाके हेल्प करता हूं, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसका कुछ गलत और वो निकाल लेते हैं। अब बच्चे से पूछो
टेस्ट पेपर में डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चा क्या लिख के आता है? टोटल वर्क पर यूनिट टाइम, 5 अक्षर, कहानी खत्म, सर टाटा बाय बाय। गलत बात है। मैंने आपको इसके लिए थोड़ा सिखाया था कि आप शॉर्टकट में जवाब दो। अरे भाई मैं हमेशा कहता हूँ पूरा लिखो, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अबे ये कौन समझाएगा कि कंडक्टर में है, यहां से वहां ले जाने के द कौन लगाएगा, इस डिफाइंड कौन लगाएगा? तमीज से लिखो, उसके लिए किताब पढ़ लिया। डेफिनेशन में आपको समझाओ तो जब लिखो जब पूरा तसल्ली से, द वर्क डन बाय, द टोटल वर्क डन टू कैरी 1 coulomb of charge from one point to another point is known as potential difference। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आमतौर पर मैंने देखा है कि बच्चों को जब मैं याद करा देता हूँ क्लास में तो वो फिर उसको इस तरह से मिसयूज करते हैं। नाउ यूनिट अभी करंट की निकाल के दिखाई थी आपको मैंने, टाइम है अभी खत्म कर लेते हैं इसको। यूनिट मैंने अभी आपको करंट की निकाल के दिखाई थी, आप इसकी निकाल लीजिए। अगेन आप किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहते हैं? हाँ, अगर आपको इसकी और इसकी नहीं आती है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो भूल जाइए। अब जिस आदमी को डिस्टेंस की और टाइम की नहीं पता वो स्पीड की कैसे बताएगा? उसके लिए आपको जहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहां से आपको चार्ज यूनिट कूलम, वहां से आपको पढ़ाई आनी चाहिए। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है साहब? ये रही यूनिट, इसकी कितनी है? जूल। वही स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम की डाल दो, या पर वर्क और कूलम की डाल दो, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये भी आपके सामने पहले निकल चुकी थी भाई, कोई याद करके थोड़ा नहीं, पहले निकल गई थी। जब 100 जूल को 5 कूलम से डिवाइड करोगे तो ऊपर जूल और नीचे कूलम ही आएगा। ये आ गया। अब आपके जितने साइंटिस्ट आपके ऊपर एहसान करके गए, अब यार उसका भुगतान तो कर। इसको नाम दे गए वोल्ट, 1 वोल्ट। सो ऑफिशियली घर की आपस की बातों के अंदर तो ये चले जाएगा, जैसे तो घर की बातें थी ना कूलम पर सेकंड, लेकिन ऑफिशियल बात करेंगे 2.5 कूलम पर सेकंड, मतलब फाइनली मुझे 2.5 एम्पियर लिखना पड़ता है, मैं चाहूं ना चाहूं, क्योंकि अब दुनिया में चलता यही है। इसीलिए 20 जूल पर कूलम को, मुझे जूल पर कूलम पसंद नहीं आता किसी को। अब भाई कहीं भी देखो किताब, कहीं भी देख लो, सामानों पे देख लो, लिखा हुआ सब पे वोल्ट लिखा होगा। जूल पर कूलम तो जो पढ़ाई करता है उसको पता होता है, तो मुझे भी याद करना पड़ेगा वोल्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन अगेन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, इस आप यूनिट को डिफाइन करिए। 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो आप किसी को ले जाके अगेन 10 वोल्ट का और 220 वोल्ट का और 240 वोल्ट तो दिखा नहीं सकते कि देखिए होता है। समझाइए, समझाइए। तो समझाने के लिए याद भी करने की जरूरत नहीं है। ये लिखिए डेफिनेशन। यहां पर आप कह रहे थे कि जो होता है 1 कूलम के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है अगर 1 जूल काम होता है 1 कूलम के लिए तो वो 1 वोल्ट होता है। हो गया काम खत्म। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, अगर मैं एक पत्थर को उठाने के लिए 1 जूल का काम करता नेट, तो मतलब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता। लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने। अब अगेन किताब में जब पढ़े तो तमीज से पूरा लंबा लिखना सीख लीजिए। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, टीचर पे इंप्रेशन पड़ता है। अब आप सिंपल से लिखा है, सर ने बताया था। अब सर के बताने का मिसयूज क्या किया कि मैंने तो पढ़ना ही बंद कर दिया। क्यों? सर ही कहते हैं कि जो है आंखों के सामने वो लिख दो। फालतू बातें उठाओ सर की। मैं तो लिखा है एग्जाम में, व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज 1 जूल पर यूनिट 1 कूलम, जो मन में आए। अरे इससे समझ में क्या है? डिफाइन का मतलब होता है भाई समझा। ये तो मुझे भी दिख रहा है लिखा हुआ है, समझाओगे कैसे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 coulomb of charge from one point to another point, that means that there is 1 volt potential difference। समझ में आया? अगर मैं यहां से यहां तक, अभी तो मैं 5 लेके गया था, 100 जूल खर्च किया था, अगर मेरे को यहां से लेके यहां तक 1 कूलम को ले जाने में 1 जूल खर्चा होता, दैट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तब मैं बिना कहे बता देता कि ये दोनों में यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, क्योंकि 1 वोल्ट की बैटरी लगी होती तो वो 1 जूल 1 कूलम में लेके चली जाती। समझे या नहीं समझे? तो यहां पर आपकी एक बार पढ़ाई में रोक रहा हूं, बस अब ये जरूर देख लीजिएगा। ये यहाँ
आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आके बच्चे छोटा कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। बाई चांस पोटेंशियल डिफरेंस का साइन भी v है और उसकी यूनिट का साइन भी v है। ये आज तक मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने हमारे साथ। बिकॉज इट साउंड सो एब्सर्ड व्हेन समबडी सेज कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट, लिखिए यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। इट लुक्स सो एब्सर्ड, अजीब सा। बोलो धीमा। सर पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछली बार भी इस बारे में सवाल उठा था, मैं आपके सवाल को अभी आपको मैं कन्विंस कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, लेट मी फिनिश द थिंग्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो याद रखना, ये एक ही जगह ऐसी है कि जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को भी v लिखते हैं और उसकी यूनिट को भी। ये चीजें मैं इसकी भी आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ। ये आपके इस चैप्टर के माइलस्टोन्स तय हो चुके हैं। अब जो भी आप आगे पढ़ेंगे इस पर पढ़ेंगे। आखिरी चीज जो अभी शायद दिमाग ने पूछी है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए, मैंने मेरी तरफ से भरपूर कोशिश की धीमान कि मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जितना हमारा दिमाग डेवलप्ड है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझा सकूं, और होता भी वही है। लेकिन जब आप डेफिनेशन में जाएंगे तो पहली बात तो आपको ये बता देता हूं, बाकी सारी क्लास को भी बता देता हूं कि आपकी किताब में, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं पर भी नहीं समझाया गया है। और उसका कारण भी यही है कि उसकी डेफिनेशन को एक बच्चे के 10th क्लास के जो जिंदगी में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी देख रहा है उसको ये समझाना नामुमकिन है। और आपने अगर स्कूल में या किसी और बुक के अंदर पढ़ा हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अब ऑफिशियली साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है? यहाँ होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक एक कूलम को चार्ज को ले जाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, दोनों के बीच में डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक अकेले का जो है वो पोटेंशियल कहलाता है। इतना तो मैंने आपको बता दिया था। अब इसकी आप साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो ये है कि द वर्क डन टू कैरी वन सेम वन यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। मतलब यहां पर चार्ज था तो नहीं, आपने क्रिएट किया, तो वो कहां से आया? तो उसको इस तरह से समझाते हैं धीमान कि इंफिनिटी से। अब ये जब आप बेटा अगले साल पढ़ोगे ना तब आपको इस तरह से समझाएंगे कि ये पॉइंट है बी ए, यहाँ पर चार्ज है एक कूलम, ये है इंफिनिटी, यहाँ से इस पॉइंट तक क्रिएट करने के लिए जो हमने वर्क किया वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये बात क्योंकि तुम्हारी समझ के थोड़ा ज्यादा आगे की है तो शायद यही सोच के 10th क्लास के अंदर इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। समझ में आ गया क्या दिमाग? हाँ दिमाग, मैं कह रहा हूँ ना, आपको बताया होगा। अब फिजिक्स का टीचर है, उसको अगर वो आपको पढ़ा रहा है, स्पेसिफिकली फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझाएगा और उसमें आपको वो यही चीजें समझाएगा। बस आप इसको उसको इमेजिन करने की, जैसे आपके लिए सब कुछ बिल्कुल इतना इजी करके मैं बना के दे रहा हूँ, तो वो इजी करके ये चीज नहीं समझा सकती। बिकॉज टू इमेजिन कि वो क्या है इन्फिनिटी से जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो फिर थोड़ा सा अजीब सा मामला हो जाता है। इसीलिए ये आपके सिलेबस के अंदर यही रखा गया है। दूसरा सवाल मुकुल का है कि वोल्ट और वोल्टेज सेम है। ये हमारी आम भाषा में जो वर्ड्स यूज होते हैं, मुकुल आप उनकी बात कर रहे हो। वोल्ट तो वोल्ट होता है। यूजुअली वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे अपन आपस में बात करते हैं। तो तूने सुना ही नहीं होगा कभी पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड। तो जो वोल्टेज अपन करते रहते हैं ना, वो बेसिकली अपन पोटेंशियल डिफरेंस को कॉमनली वोल्टेज बोलते रहते हैं। तो समटाइम्स क्या हमारी लाइफ में तो हम वोल्टेज ही बोलते हैं, बट अपने को क्या करना है इन चीजों का? आपको तो वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं इससे पहले कि भूल जाऊं और इसको मिटा दूं, उससे पहले मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि ये सपोर्टिंग चीज है, ये पढ़ने वाले बच्चे के लिए काम की है और नहीं पढ़ने वाले के लिए इधर का हिस्सा ज्यादा काम का है। अगेन हर चैप्टर की तरह से फिर से बोल रहा हूं, ये चैप्टर आखिरी बार हो रहा है और हर चैप्टर की तरह से यहाँ पर फिर बोल रहा हूं, पढ़ाई इसकी चालू हो चुकी है। अब 2 क्लास के अंदर दिक्कत है तो आपको आगे परेशानी आएगी ही हमेशा की तरह से। आखिरी सवाल तेजपाल ने पूछा है कि एपी के टेस्ट का क्या हुआ। तो तेजपाल, हो सकता है तेरा नंबर नहीं लगा हो। बहुत सारे बच्चों की, आधे से ज्यादा बच्चों की, मैं एपी की और मेटल्स नॉन मेटल्स की
कॉपीज चेक करके नंबर्स भेज चुका हूं। अब जो बच्चे बच गए हैं उनकी आती रहेगी, ठीक है। अभी मुझे जाने दो, मैं आपको जाने के बाद में फोटो भेज देता हूँ। बाय बाय।